These my dollars make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आज हम वेक्टर अलजेब्रा की एक और वीडियो लेके आ गए हैं। हम हमारी प्लेलिस्ट में काफ़ी आगे आ गए हैं। अभी तक हमने वेक्टर एडिशन जो है किस तरीके से करना है हमने वो समझ लिया है। हमने वेक्टर एडिशन का फिर कुछ उल्टा जो था वो देख लिया था, हम किस तरीके से वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते थे और उनको हर बार हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। आज हमें थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हमने आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में क्यों ही चीज़ों को लिखना सीखा था। एक तो हमें समझ आ गया था, अगर हमने उसे आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में जब लिखा था तब हम डायरेक्टली चीज़ों को ऐड कर पा रहे थे। आई कैप वाली टर्म्स आई कैप में हम डायरेक्टली जोड़ पा रहे थे, क्योंकि अगर एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और उसमें अगर मुझे एक और वेक्टर ऐड करना है दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो मैं इनको डायरेक्टली कर पा रहा था। मुझे डायरेक्टली रिजल्ट मिल रहा था ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप और ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में करा। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि चीज़ों को रिजॉल्व करने से मेरी कठिनाइयाँ किस तरीके से आसान हुई हैं। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट देखने वाले हैं। हम आज देखेंगे अगर हम एक वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हम वेक्टर को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते टाइम हमें स्केलर भी मिल सकता है और एक वेक्टर भी मिल सकता है, इसलिए वो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। एक हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में जान रहे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में जो डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, उसके बारे में यार आपको सभी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बेसिक मैथ्स में वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो में पूरी तरीके से मिल रही होगी यार, ताकि आगे आने वाले फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में आपको कोई तकलीफ ना हो रही हो। ठीक है, तो यार हम हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले लाइक एवरी टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यार माई नेम इज़ रक्षित मंडलोई एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे बारे में लिखी हुई हैं, तुम वो पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड पढ़ले.in जो है दैट इज़ आवर इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, एंड पढ़ले 11th जेई एंड नीट जो है दैट इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं। ठीक है, कई बार जो वीडियो होती है उसका टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कई बार जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे उसके भी अपडेट्स आते रहते हैं यार। तो तुम वहाँ पे ज्वाइन नहीं करे हो तो फटाफट कर लो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल मिल रहा होगा। ठीक है, इट इज़ शेड्यूल्ड की वीडियो जो है फिजिक्स की 6 बजे आएगी शाम को, बट ड्यू टू सम डिफ़िकल्टीज़ कभी कभार वो 6 बजे को नहीं आ पाती है यार, तो वो आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाती है। तो वो किस टाइम पे आने वाली होती है वो आपको टेलीग्राम पे जब अपडेट्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा यार, इसलिए वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ यार अगर अभी तक नहीं करा है तो। ठीक है, सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल रही होंगी। एंड पढ़ले.in जो है वो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे तुम्हें बेस्ट क्वालिटी नोट्स अवेलेबल हो रहे होंगे जो कि डिजिटलाइज नोट्स हैं, जो कि हैंड रिटन है ऑन iPad बाय IITians। तो इस चैनल पे तुम्हारी ओवरऑल पढ़ाई हो रही है यार, तुम्हारी सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ठीक है, नोट्स एंड जो वीडियो लेक्चर्स है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हम इसके साथ एक टेस्ट सीरीज़ भी लाए हैं यार विच कॉस्ट ओनली 219 रुपीज़, जिसमें तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाती है। उसमें 25 to 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई पैटर्न के हिसाब से। अगर मुझे क्वेश्चंस थोड़े से स्लाइट इजी लगते हैं जेई मेन से तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देता हूँ, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे वील स्टार्ट स्टिकिंग टू 25 क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि तब हमारी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बना सकें। ठीक है, तो यार तब काफ़ी मज़ा आने वाला है, और अभी से काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर चुके हैं, तो तुमने अभी तक नहीं करा है तो यार कर लो फटाफट, क्योंकि अगर तुम बाद में करने का सोच रहे हो तो इट्स बेटर कि अभी कर लो। 219 रुपीज़ में तो यार आजकल एक सब्जेक्ट की बुक भी नहीं आती है। ठीक है, फिज़िक्स में ही मैकेनिक्स की ही 3 बुक आती है राइट, ऑफ क्लास 11 सिंगेज पब्लिकेशन एंड DCP दोनों पब्लिकेशंस में, एंड HC वर्मा की एक पार्ट अलग, तो इन सब की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है यार। लेकिन उसी के साथ हम तुम्हारे लिए एक फंडू टेस्ट सीरीज़ लाए विच कॉस्ट ओनली 219 रुपीज़, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, सेल्समैन तो नहीं लग रहा हूँ यार मैं, बताना ज़रूरी है यार, तुम लोगों के लिए कुछ चीज़ें लाते हैं तो तुम्हें बताना ज़रूरी है। ठीक है, और बेस्ट बात क्या है उस टेस्ट सीरीज़ की कि उसके बाद तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो तुम्हें उसमें इनरोल कैसे करना है उसकी वीडियो तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगी यार, तो वो तुम जाके फटाफट देख सकते हो और इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब हम हमारा जो टॉपिक है
ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में आने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि तुम्हें एक वेक्टर से एक स्केलर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या तुम ये करना जानते हो? तो आई हैव अ फीलिंग कि तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक वेक्टर गिवन है, मान लेता हूँ एक्स वेक्टर, ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि इसमें मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी है अपनी लैम्डा, ये क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है मेरा वेक्टर। तो अगर इस वेक्टर में मैं ये स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा होगा? मुझे मिलेगा लैम्डा टाइम्स ए एक्स आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए वाई जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए जेड के कैप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन थी और एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? वो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स कैप से, विच इज़ नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वेक्टर, ठीक है। तो ये तो सेम ही रही यार, ये सेम ही रही, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड था वो जो है लैम्डा टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। अगर उसका मैग्नीट्यूड पहले मॉड ऑफ एक्स था तो अब क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। ऐसा अब कैसे बोल सकते हो भैया? मेरे काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं, उनको तो डायरेक्टली दिख गया होगा, जिनको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो बता देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यार? इसका मैग्नीट्यूड विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा होगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लैम्डा जो है कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं एंड हमें फाइनली क्या मिल रहा होगा? लैम्डा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा तो क्या उसकी कुछ डायरेक्शन में चेंज आएगा? उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा किस तरीके से? उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जिस स्केलर क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई करा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट। इतनी सी चीज़ है जिसको हमने याद कर रहा है। यहाँ पे अगर वो ए एक्स ए वाई और ए जेड के टर्म्स में गिवन है तो हम जब उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फाइनल वेक्टर है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी इंट्यूटिव चीज़ थी, कुछ नया नहीं लगा, ये तो हमें लग ही रहा था कि होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हम हमारी कहानी में आगे बढ़ेंगे। एंड अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर तुम्हें एक वेक्टर क्वांटिटी गिवन है एंड तुम्हें उसे मल्टीप्लाई करना है एक और वेक्टर क्वांटिटी से, ठीक है, यानी कि मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है बी कैप और मुझे उसे हो सकता है मल्टीप्लाई करना हो और उसे मल्टीप्लाई मैं करूं ए कैप से। तो अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं? अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो चीज़ें किस तरीके से होंगी। अगर मुझे एक वेक्टर जो है वो बी वेक्टर गिवन है एंड दूसरा वेक्टर ए वेक्टर गिवन है तो फिर हम चीज़ें किस तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बी को और अच्छी तरीके से इलेबोरेट करके लिख सकता हूँ। बोल सकता हूँ बी इज़ नथिंग बट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए कुछ हो सकता है, ए कुड बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। अब इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो वो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ? तो यार ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करना हम सोच ही नहीं पा रहे यार इसका जो है फिजिकल मीनिंग क्या हो रहा होगा। वहाँ पे तो हम सोच पा रहे थे कि अगर एक वेक्टर है उसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वेक्टर की लेंथ जो है बढ़ रही होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन वही हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है भैया, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी मैं आपको इसको मैथमेटिकली समझाऊंगा। हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आगे चल के
ठीक है, पूरी फिजिक्स में इसका भर भर के यूज आने वाला है यार, तो तुम्हें वहां पे और ज्यादा फील आ जाएगी। यहाँ पे हम मैथमेटिकली समझ लेंगे कि हमें किसी ऐसा कैसे करना है, और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि तुम्हें यहाँ भी पूरी फील दी जाए। ओके, तो अगर मुझे किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है तो याद करो यार, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप इज डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड टाइप इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब भैया डॉट प्रोडक्ट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये है क्रॉस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बड़ी ही आसान सी चीज़ थी, हमने देख लिया। अगर हमें किसी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, और किन्हीं के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट डॉट से करते हैं इसलिए हमने नाम ही दे दिया डॉट प्रोडक्ट, और रिप्रेजेंट क्रॉस से करते हैं इसलिए हमने नाम ही दे दिया क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि भैया कोई कंफ्यूजन हमें ना हो रहा हो, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे, जब भी हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे, यानी कि मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किस प्रोडक्ट की मदद से, डॉट प्रोडक्ट की मदद से, तब मुझे जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में मुझे जो चीज मिल रही होगी दैट विल बी अ स्केलर, यानी कि ए डॉट बी जो है वो स्केलर मिल रहा होगा। कितनी अद्भुत चीज है, ए की कुछ डायरेक्शन है एंड बी की भी कुछ डायरेक्शन है, ए का कुछ एंड बी का भी कुछ मैग्नीट्यूड है, लेकिन जब मैंने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक क्वांटिटी मिली जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे जो भी डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे वो सभी गायब हो गई हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल तुम सोच पा रहे हो क्या, इसका एग्जाम्पल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने वर्क डन लिखा था वाला तो हो सकता है क्या, क्योंकि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिल रही थी विच वाज वर्क, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी थी यार। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है स्केलर प्रोडक्ट का, हमें स्केलर प्रोडक्ट राइट, हाँ। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हमें स्केलर प्रोडक्ट का जो है कब यूज करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया प्रोडक्ट्स, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम बी डॉट ए करके लिखते हैं एंड उसका जो हमें रिजल्ट मिल रहा होता है दैट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चे समझ ही गए होंगे यार क्रॉस प्रोडक्ट में हमें जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो क्या होगा। तो यार मेरे बच्चों ने बोल दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो मुझे रिजल्ट मिल रहा होगा दैट इज, यहाँ पे वेक्टर क्यों लगाया, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि हमें जो रिजल्ट मिला वो तो स्केलर क्वांटिटी। यार भैया ने वेक्टर क्यों लगा दिया, बड़ी गलती करते हैं भैया। तो यहाँ पे आर वेक्टर जो है वो क्या मिलेगा हमें, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि बी क्रॉस ए करने पे हमें जो चीज मिलेगी दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी कि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम कुछ एक्स्ट्रा चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ए डॉट बी जब मैंने करा तो मुझे बस एक फाइनल आंसर मिला, वो तो मेरी स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही होगी। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मुझे अगेन दो चीज़ों की बात करनी पड़ेगी। मुझे देखना पड़ेगा कि उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन कितनी नहीं है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो यार मुझे यहाँ पे इन सभी चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं तुम्हें फटाक से शॉर्ट में इनका फॉर्मूला ही बता देता हूँ, आगे जाके हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं यार। इस वीडियो में तुम्हें डॉट प्रोडक्ट पूरा अच्छे से समझाया जाएगा एंड क्रॉस प्रोडक्ट की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ड्रम रोल, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा।
वेयर थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देम। तो ठीक है, कितनी अच्छी सिमेट्री है यार। हमने दो प्रोडक्ट्स डिफाइन करे, एक से हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी, एक से वेक्टर क्वांटिटी मिल रही थी। जिससे स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी उससे हमें जो स्केलर क्वांटिटी मिलती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, वेयर ए और बी क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा तो वहां पे हमने देखा कि हमें रिजल्टेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही होगी और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके जो वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है उसके मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ठीक है, तो मैं ये चीजें काफी सारी अच्छी तरीके से समझा दी गई है। आई होप अब इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं बच रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं एंड हम डॉट प्रोडक्ट की थोड़ी और बातें करते हैं। ठीक है, तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हैं। अगर मुझे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी डॉट ए, और इसका जो रिजल्ट होता है वो मुझे क्या मिलता है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतना मैं जानता हूं। अब अगर, और ये होता क्या है, जो स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉज थीटा। ठीक है, यहां पे ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी ना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हो सकता है भाई, ए तो ए का मैग्नीट्यूड है, ए कोई वेक्टर थोड़ी ना है। अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो तो हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है यार। वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसा भी कंफ्यूजन आता है, इसलिए मैंने ये अभी यहां पे क्लियर कर दिया। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से तुम कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा जो थीटा दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो लेस देन 90 डिग्रीज है, ठीक है, यानी कि हमारे दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी वो कुछ इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जब हम ए डॉट बी करेंगे, तो हमें जो आंसर मिल रहा होगा हमारा, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव कैसे बोल दिया भैया आपने, तो हमारा जो ए है वो हमेशा पॉजिटिव मिल रहा होगा क्योंकि a is nothing but a magnitude of a vector. Similarly b भी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि b is nothing but a magnitude of b vector. और चूंकि इन एंगल के बीच में, इन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, तो हमारा जो cos थीटा होगा वो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा होगा। इसलिए जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तभी हमें जो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो स्केलर क्वांटिटी मिल रही होगी दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, अब अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज है क्या, तो तब क्या हो रहा होगा यार, तो मेरे बच्चे समझदार हैं, वो बता देंगे जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है तब ए डॉट बी जो है वो हमेशा क्या मिल रहा होगा, हमें जीरो मिल रहा होगा। यानी कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, अगर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा होता है ना, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा होता है तब हमारा जो वर्क डन है वो जीरो आ जाता है। ठीक है, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही, अगर तुमने इतना नहीं पढ़ा था यार तुम्हारी क्लास 9th में, तो बिल्कुल चिंता मत करो यार, तुम्हें सभी चीजें आगे बताई जाएगी। जिन बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है उन्हें थोड़ा सा आइडिया है तो उनको वो चीज मैं यहाँ पे पिन पॉइंट करने के लिए बोल देता हूँ। तो हमारे डॉट प्रोडक्ट से भी हमने देख लिया यार, यही रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली अगर हमारा जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, अब मेरे बच्चे स्मार्ट है, यानी कि हमारे वेक्टर जो है वो कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, तभी ए डॉट बी जो हमें स्केलर क्वांटिटी देगी दैट स्केलर क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। ओके जी, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और अब तुम्हें उन क्वेश्चंस का जो है आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग्स आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा। ठीक है, अब मेरे बच्चे समझदार हैं, उनको मैं एक बार फॉर्मूला दे देता हूं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई तो वो ऐसे करते हैं ऐसे। तो अभी वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फटाफट। वो बोलेंगे अगर मुझे दो वेक्टर्स गिवन होते हैं, ये हो गया मेरा ए वेक्टर और ये क्या हो गया मेरा बी वेक्टर, तो इसका मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट नहीं, इनके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर यार, उसके डॉट प्रोडक्ट के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है उसको कुछ भी बोल लो। ठीक है, हमें तो डॉट प्रोडक्ट करना है भाई। तो ये ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ये हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई डॉट आई कैप क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, अब आई इज अ यूनिट वेक्टर तो आई का मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा होगा हमें, तो आई का मैग्नीट्यूड विल बी नथिंग बट 1
इनटू अगेन दूसरा जो है हमारा वेक्टर दैट इज ओनली आई, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी ऑल्सो 1 इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, यहाँ पे उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, दैट इज 0 डिग्री यार, क्योंकि अगर आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो दूसरा आई कैप भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यानी कि ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स ओवरलैपिंग है। ओके, तो इस वजह से cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट 1, क्योंकि cos 0 क्या मिलेगा हमें, cos 0 क्या मिलेगा हमें पता है ना, 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1। अब सिमिलरली मेरे बच्चे स्मार्ट हैं, वो मुझे बोल देंगे कि जे कैप इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड के कैप इज ऑल्सो इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जे कैप क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन इंटू जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 एज वेल, एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, यहाँ पे भी उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो फाइनल आउटपुट हमें मिल रहा होगा दैट विल बी 1 ओनली। ठीक है, एंड सिमिलरली मैं तुमसे कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ यार, अगर मैं तुम्हें बोल दूं आई कैप डॉट जे कैप क्या मिल रहा होगा, ठीक है, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज ऑल्सो 1 इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड आई वेक्टर एंड जे वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, आई वेक्टर तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है एंड जे वेक्टर तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं उनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है यार, तो इनके बीच में एंगल में लिख दूंगा 90 डिग्रीज, और cos 90 डिग्रीज क्या होता है, cos 90 डिग्रीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, तो इसलिए मुझे ये जो मेरा आंसर है ये क्या मिल गया, 0। सिमिलरली अगर मैं कोई भी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स तुम्हें दे दूं, तो उसका हमें डॉट प्रोडक्ट क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। सिमिलरली आई डॉट के क्या मिलेगा हमें, दैट विल बी 0, के डॉट आई क्या मिलेगा हमें, वो भी 0 होगा। सिमिलरली जे डॉट आई क्या मिलेगा हमें, वो भी 0 होगा। सिमिलरली जे डॉट के क्या मिलेगा हमें, वो भी 0 होगा, क्योंकि जे आई जे के इन सभी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करके जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें हमें जब कॉज में एंगल लिखना होगा तो हम एंगल डालेंगे 90 डिग्रीज, जिसकी वजह से कॉज वाली टर्म 0 हो जाएगी और सभी मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा पूरा मसाला 0 हो जाएगा। इसलिए अगर आई डॉट आई है, जे डॉट जे है एंड के डॉट के है, तो हमें आंसर हमेशा मिल रहा होगा यूनिटी, दैट इज इक्वल टू 1। एंड अगर आई डॉट जे, आई डॉट के या जे डॉट के है तो हमें आंसर हमेशा मिल रहा होगा 0। ठीक है, ये मैंने तुम्हें अभी अच्छे तरीके से फंडे देके समझा दिया है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें वैसे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आई, चलो रुको, ऐसे नहीं समझाते, रुको एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम्हें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने को बोलूँ तो उसकी वैल्यू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के तो बराबर ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो लॉ होता है दैट इज बीइंग फॉलोड, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में चीज़ें बदल जाती हैं यार। ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, ये सब क्या हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है, वो मैं तुम्हें आगे जाके समझाऊंगा यार। लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बड़ा सीधा साधा यार, ये हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। स्केलर क्वांटिटी से तो हम आज तक फेमिलियर हैं, हमने आज तक जो भी सवाल करे हैं वो स्केलर क्वांटिटीज के करे हैं। तो यार वी आर वेरी गुड विद स्केलर्स, हम उनको समझते हैं, हम उनको जानते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद ये जब वेक्टर की प्लेलिस्ट समझ जाओ, वेक्टर की जो प्लेलिस्ट है वो हो जाएगी, तब हम वेक्टर्स को भी उतने ही अच्छी तरीके से जान जाएंगे यार, जितने अच्छे तरीके से हम स्केलर्स को जानते थे। ठीक है, तेज बोलते बोलते वर्ड्स स्किप होने लगते हैं। ठीक है, तो यार ये हम हटा देते हैं। एंड अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चंस नहीं है, बेसिकली एक डेरिवेशन है, लेकिन मैं इस डेरिवेशन को मेरे बच्चे को एक क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा और मेरे बच्चा इतना स्मार्ट है कि वो इसको खुद से ही डिराइव कर लेगा। ओके, तो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एंड सिमिलरली एक बी वेक्टर है दैट इज नथिंग बट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें फाइंड करना है ए डॉट बी। ठीक है, तो ये तुम फाइंड करो अब। तो यार तुम देखोगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 9 टर्म्स मिल रही होगी। सबसे पहले मैं ए एक्स ए वाई ए जेड को बी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं ए एक्स ए वाई
ए जेड को बी वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं ए एक्स ए वाई ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमें कुछ 9 टर्म्स मिल रही होंगी यार। लेकिन अब तुम मल्टीप्लाई करो तो सही। हमने जो पुराने पेज पे रिजल्ट देखा है कि हमारे जे डॉट जे है वो 1 बचेगा, के डॉट के 1 बचेगा, लेकिन आई जे आई के ये सभी तो 0 हो जाएगा, तो काफ़ी सारी टर्म्स हमारी जो है वो 0 बन जाएंगी। टोटल 6 टर्म्स हमारी 0 बन जाएंगी। समझदार बच्चे समझ गए हैं, उन्होंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। जो नहीं समझे हैं चिंता मत करो यार, तुम भी मेरे ही बच्चे हो, तुमको मैं अभी आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरी इंक ले लेते हैं या ब्लू इंक ले लेते हैं। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी एक्स आई कैप इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और इसमें मैं और चीज़ ऐड करूँगा, दैट इज़ नथिंग बट बी वाई जे कैप इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो है इसमें भी ऐड करूँगा, दैट इज़ बी जेड के कैप, और फिर उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, जेड और मेरा वाई कुछ कुछ सेम लग रहा है। ठीक है, ये क्या करा, अभी तक हमने जिस तरीके से नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। ये कुछ चीज़ें हाईलाइट करी है मैंने, मेरे समझदार बच्चे तो समझ गए मैंने क्यों हाईलाइट करी है। ठीक है, अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ से लिखते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा हमारा। ओके, अब यहाँ पे तुम देखो, अगर मैं बी एक्स आई कैप को ए एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, अगर मैं बी एक्स आई कैप को ए एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बी इंटू एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, अब जब मैं आई कैप डॉट आई कैप कर रहा हूँ, जब मैं आई कैप डॉट आई कैप कर रहा हूँ, तो वो जो क्वांटिटी है वो 1 बन जाएगी, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, बी एक्स इंटू ए एक्स आई कैप नहीं, वो तो 1 बन गया, राइट। बी एक्स, क्योंकि हमें एक स्केलर क्वांटिटी आंसर में मिल रहा होगा, तो हमारे आंसर में कोई भी वेक्टर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं। एंड सिमिलरली जब मैं बी एक्स आई कैप को ए वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करके जो मुझे मिल रहा था वो यहाँ पे लिखा, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बी एक्स जो है वो आई कैप के अलॉन्ग है एंड ए वाई जो है वो जे कैप के अलॉन्ग है, यानी कि बी एक्स एंड ए वाई आर परपेंडिकुलर। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम क्या लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट 0। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली बी एक्स आई कैप डॉट ए जेड के कैप का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। वो 0 क्यों होगा, क्योंकि आई कैप और के कैप भी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यार। तो बी एक्स आई कैप वाला जो वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए जेड के कैप वाला वेक्टर, और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर हम क्या लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, सिमिलरली बी वाई जे कैप एंड ए एक्स आई कैप क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे बी वाई जे कैप एंड ए वाई जे कैप जो वेक्टर्स है वो तो सेम ही डायरेक्शन में है यार। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट मैं क्या लिख दूंगा, दैट विल बी नथिंग बट बी वाई प्लस ए वाई, बी वाई इंटू ए वाई। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। प्लस अब इसके बाद थर्ड, अब यहाँ पे बी वाई जे कैप इंटू ए जेड के कैप का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 आ रहा होगा, क्योंकि जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप। ठीक है, सिमिलरली जब हमें लास्ट टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी जेड के कैप जो है, ये जेड है हमारा, बी जेड के कैप जो है उसको हम जब ए एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल रहा होगा, क्योंकि के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप। सिमिलरली जब मैं बी जेड के कैप को ए वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0 मिल रहा होगा, क्योंकि के कैप इज अगेन परपेंडिकुलर टू जे कैप। लेकिन जब मैं बी जेड के कैप को ए जेड के कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट जो मिल रहा होगा दैट इज नथिंग बट बी जेड इंटू ए जेड, ठीक है, इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच में एंगल क्या है, दैट इज नथिंग बट 0 डिग्रीज। तो इंटू कॉस 0 करके मुझे 1 मिल रहा होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ यार। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ तुम्हें पहले करके इसीलिए बताई थी ताकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख पाऊँ चीज़ें, लेकिन तब भी मैंने यहाँ पे तुम्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है एंड ये हमें रिजल्ट मिल रहा होगा। दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है, अब रिजल्ट जो है हमारा अगले पेज पे हम लिख देते हैं। रिजल्ट क्या मिला हमें, बड़ा सुंदर सा रिजल्ट मिला है। अगर मुझे ए वेक्टर गिवन है और उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दिस इज जेड, एंड मुझे एक और वेक्टर गिवन है दैट इज बी वेक्टर
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज नथिंग बट वेरी सिमेट्रिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड क्वांटिटी, दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिल गया। हमने इस वेक्टर को इस तरीके से लिखना ही इसीलिए सीखा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, ताकि जब हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिले। खाली इसलिए नहीं, और भी कई रीजन से ऐसे लिखा था, लेकिन दिस बीइंग वन ऑफ द रीजंस, कितना अच्छा हमें रिजल्ट जो है वो मिला है। ठीक है, कितना बढ़िया रिजल्ट है यार। अब इसी के साथ अगर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे दूं यार यहाँ पे, ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो सकता है एक्स आई कैप। चलो रुको, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसके पहले एक आसान क्वेश्चन ले लो। तो इसके पहले एक आसान क्वेश्चन ले लो, नई पेज पे क्वेश्चन जो है हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वाइटिंग ले लो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप, और मान लो 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस के कैप। ये है हमारा ए वेक्टर एंड ये है हमारा बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए डॉट बी जो है तुम फाइंड करके बता दो यार फटाफट। ए डॉट बी क्या होता है हमारा? तो सबसे पहले जो आई वाली टर्म्स है उनको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इंटू 2, प्लस मेरी जो जे वाली टर्म्स है उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मुझे मिलेगा -4 इंटू 1, प्लस जो मेरी के वाली टर्म्स है उसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मुझे मिलेगा 1 इंटू -1। तो मुझे आंसर क्या मिल रहा होगा? 6 - 4 - 1 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मुझे इतने आसानी से डॉट प्रोडक्ट का आंसर मिल गया विदाउट कंसिडरिंग उनके बीच में एंगल क्या है, क्योंकि उसका ऑलरेडी ध्यान रख लिया गया है, क्योंकि हमने जो वेक्टर्स हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया था। ठीक है, हमने डेरिवेशन अभी चीज़ों का देखा है तो तुम्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कितने मज़ेदार तरीके से हमारा काम हो गया। हमें उनके बीच के एंगल की चिंता ही नहीं करनी पड़ी, हम डायरेक्टली उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो लिख पाए। ठीक है, सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला इतना सुंदर नहीं आता है, वहाँ पे हमें कुछ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बना के चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। वो भी तुम्हें मैं सिखाऊंगा यार, उसके लिए अगली वीडियो आएगी, वो भी तुम्हें बहुत ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी सारी प्लेलिस्ट बन जाती है यार, तुम सोचते हो कि अतर भैया तो क्लास 10th में एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करा देते थे, तो यार वो क्लास 10th में पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें जो डीप है, इन डेप्थ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए ज़्यादा प्लेलिस्ट आ रही है। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर क्या मिल गया? 1। ओके, अब मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे और कितने सारे क्वेश्चन बच सकते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि ए का मैग्नीट्यूड बता दो यार मुझे, ए का मैग्नीट्यूड बता दो। तो तुम मुझे बताओगे ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड विल बी नथिंग बट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, जो कि मिल रहा होगा हमारा अंडर रूट ऑफ 26। सिमिलरली मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि भैया मुझे बी का मैग्नीट्यूड बता दो, बी का मैग्नीट्यूड बता दो। तो तुम मुझे बोलोगे बी का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6। ओके, ठीक है, अब मैं सिमिलरली तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं पूछ लूंगा। ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन आ जाती है। डॉट प्रोडक्ट की इट्स अ वंडरफुल एप्लीकेशन। मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है वो डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकता हूं। ठीक है, वो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। अगर मैं तुमसे पूछ लूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, तो यार हमें पता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा क्या आना चाहिए, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट ए डॉट बी वेक्टर, स्मॉल बी कैपिटल बी, ठीक है दोनों सेम ही है यहाँ पे, अपॉन में मॉड ऑफ ए टू मॉड ऑफ बी। अगेन स्मॉल बी कैपिटल बी सेम ही है यार, वो लिखते टाइम थोड़ा मुझसे हो गया गलती। ठीक है, तो या इस तरीके से हम कॉस थीटा जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा विल बी नथिंग बट ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या आया था हमारा? 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, जो कि हमें क्या मिल रहा होगा?
वो हमें मिल रहा था 1, तो हमें जो a डॉट b था वो मिला था 1 अपॉन में मॉड ऑफ a दैट इज 26 एंड मॉड ऑफ b दैट इज 6। ये क्या मिल गया हमें cos थीटा, और यहां से मैं थीटा को लिख सकता हूं cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा 6 इंटू 26 क्या होगा 156। ओके, तो ये हमने जो है हमारा आंसर लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ी समझ आई होगी कि हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से किस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया यार, मैंने तुम्हें बोला अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैं कैसे लिखता हूँ, दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम। अब मुझे कॉस थीटा निकालना है तो उसको मैं लिख दूंगा यार डायरेक्टली ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और ये क्या आ जाता है मेरा कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो अब तुम ये जो रिजल्ट है इसको याद कर सकते हो, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तुमको बता दिया। अब मैं तुम्हें एक और सवाल देता हूँ, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। देखते हैं मेरे बच्चे अभी तक मैंने जो चीज़ें तुम्हें बताई है उसकी मदद से इसको सॉल्व करना सीख पाए हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद तो है सीख गए होंगे, बट स्टिल लेट्स सी। तो अगर तुम्हें एक ए वेक्टर गिवन है, वो है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, एंड तुम्हें बी वेक्टर गिवन है दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ए डॉट नहीं, ऐसे तो नहीं बनाएंगे हम क्वेश्चन। सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तुम्हें ये बताना है। अब तुम कैसे बताओगे ये सवाल, तो इसके लिए हम भैया ने जो ज्ञान दिया था हमें उसको याद करेंगे। इसको तुम दो तरीके से सोच सकते हो। एक जो मेरे बच्चे जिन्होंने याद रख लिया कि ए डॉट बी जब 0 आता है वो कब होता है, जब उनके बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्रीज, यानी कि कॉस थीटा हमारा 0 हो जाता है जब हमारा थीटा क्या होता है 90 डिग्रीज, तभी हमें ए डॉट बी मिल रहा होता है 0। तो कुछ बच्चों को तो याद ही होगा कि जब उनके बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्रीज, तभी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें 0 मिल रहा होता है। तो मैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा और उसके बाद मुझे जो इक्वेशन मिलेगी उससे मैं एक्स सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, काफी आसान सी चीज है। अगर मैं कोई बच्चा ऐसे नहीं सोच पा रहा था तो वो कैसे सोच सकता है कि उनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्रीज कब होगा। ठीक है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये हमने तुम्हें याद करवा दिया है, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है थीटा मुझे देखना है कि 90 डिग्रीज कब हो रहा होगा, तो थीटा 90 डिग्रीज तभी हो रहा होगा जब कॉस इनवर्स के अंदर जो टर्म है वो 0 बन जाए, क्योंकि कॉस इनवर्स 0 ही क्या होता है 90 डिग्रीज। तो ये टर्म 0 कब बनेगी, ये टर्म 0 तब बनेगी जब ए डॉट बी क्या होता है 0। ठीक है, अब कुछ बच्चे इस तरीके से याद रख सकते हैं, कुछ बच्चे जो मैंने ऑलरेडी रिजल्ट जो है बता दिया है कि अगर उन दोनों के बीच में एंगल 0 होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है हमेशा 0। अगर उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0। भैया क्या क्या बोलने लगते हैं यार कभी कभी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देंगे यार। आई कैप वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस जे कैप वाली जो टर्म्स थी उनको मल्टीप्लाई, हमने क्या करा एक्चुअली में ये हो रहा है। ठीक है, प्लस के कैप वाली जो टर्म्स थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको इक्वल टू करना है हमें 0, क्योंकि उनके बीच में क्या है एंगल 90 डिग्रीज का। तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि मुझे क्या मिला x, अगले पेज पे ले लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 जब मैं पुट कर दूंगा तब मैं बोल सकता हूँ कि उनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्रीज का। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो भी देख लिया किस तरीके से हमें सॉल्व करना है।
ओके अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये थोड़ा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, बट इसके पहले मैं तुम्हें एक और फंडा समझा देता हूँ यार। अगर तुम्हें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे कुछ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1 एंड z1, सिमिलरली एक दूसरा पॉइंट है उसके कुछ जो है कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2 एंड z2, ठीक है, और इनको ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर है, बोल देता हूँ दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अलॉन्ग आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अलॉन्ग जे कैप प्लस z2 माइनस z1 अलॉन्ग के कैप, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिख पाए हम, ऐसा इसलिए लिख पाए, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया है एक्चुअली में, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग x2 माइनस x1 जो है इसको ब्रेक करने के बाद हमें इस r वेक्टर का कंपोनेंट मिल रहा होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें इंट्यूशन से भी समझ आई हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये फॉर्मूला जो है वो याद कर लिया। अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन है x2 y2 z2 एंड x1 y1 z1, तो उनको कनेक्ट करने वाले वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये, ओके। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इट इज काइंड ऑफ अ गुड क्वेश्चन बट नॉट रियली, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। अभी आपको हो सकता है आप नए नए टॉपिक सीखो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट अगेन यार अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो जब आप आपका जेई मेंस एंड जेई एडवांस का एग्जाम लिखने जा रहे होंगे तभी ये सारी चीज़ें आपको बहुत ऑब्वियस एंड बहुत आसान लगने वाली है, ओके। तो हमारा जो है, अगर हम मान लेते हैं दिस इज आवर एक्स एंड वाई प्लेन, चलो 3D में मान लो, जी एक्सिस भी है, तो अगर एक पार्टिकल है, पहले भी हमने 3D में माना था, पहले मैंने XY प्लेन तो नहीं बना दिया था, पहले भी मैं 3D में बात कर रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिखे थे ना यार। 3 कोऑर्डिनेट्स कब लिखते हैं हम, जब वो चीज़ 3D में होती है। अगर 2D में होती तो हम 2 ही कोऑर्डिनेट लिखते, विच आर x, y, y, z हम कब लिखते हैं, जब चीज़ें 3D में हो जाती है, ओके। तो अगर एक पार्टिकल है वो 1,1,1 से चलता है एंड जाता है 2,3,4 तक, ओके, एंड यहाँ पे जो इस 3D प्लेन में फोर्स है वो लग रहा होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो इस फोर्स से वर्क डन क्या हो रहा होगा, तो यार वर्क डन बाय दिस फोर्स को हम आसानी से लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। ये तुम्हें नहीं पता है तो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, और अगर पता है तो वेरी गुड। कुछ बच्चे मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें जो हिंट दी थी उससे समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 आई कैप दैट इज 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 जे कैप दैट इज 2 जे कैप प्लस 4 माइनस 1 के कैप दैट इज 3 के कैप, ठीक है। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इनका डॉट प्रोडक्ट ही मुझे क्या मिल रहा होगा, दैट विल बी माई वर्क डन। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.1 दैट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो वो क्या मिलेगा मुझे -2, इसलिए मैंने -2 लिख दिया यहाँ पे, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मुझे क्या मिल रहा होगा 3, तो ये मुझे मिलेगा 3। तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 जूल अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा मीटर में है एंड फोर्स मेरा न्यूटन्स में है, ओके राइट। तो ये मैंने तुम्हें काफ़ी आसान सी चीज़ थी, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया मैंने तुम्हें। हमें जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है उसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो यार दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो यार, आई होप तुम्हें सारी चीज़ें जो है समझ आई हैं, ठीक है। अभी मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा नेक्स्ट वीक है उसमें हो सकता है आपको एक वीडियो देखने को मिले, बट मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो आ गए हैं। तो यार अगर तुम्हें नेक्स्ट वीक जो है थोड़े कम वीडियोस देखने को मिलते हैं तो यार बिल्कुल चिंता मत करना, उसके बाद मेरे एग्जाम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, माय फर्स्ट ईयर विल बी ओवर एंड मुझे 1 महीने की बढ़िया सी छुट्टी मिलने वाली है यार। तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से उस टाइम में फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ एंड खुद पढ़ के काफ़ी सारा तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ यार। तो तुम्हें एग्जाम्स के बाद एक नया वर्जन देखने को मिल रहा होगा यार,
मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर दी जाएगी यार। तो जिन बच्चों को डर लग रहा था कि चैप्टर यहाँ पे सिलेबस जो है टाइम से कवर होगा कि नहीं, तो बिल्कुल चिंता मत करो यार, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। तो आई नो यार कि सिलेबस जो है वो टाइम से खत्म होना चाहिए एंड सारे मेजर्स लिए जाएंगे ताकि तुम्हारा सिलेबस जो है वो टाइम से खत्म हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो यार। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।